गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है कक्षा 10 विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 11 कार्य ऊर्जा और शक्ति के लघुत्रात्मक प्रश्नों का। तो इन प्रश्नों को अपन ध्यान से समझते हैं। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है लघुत्रात्मक प्रश्न में क्या पूछा है अपन से देखना। कार्य से आप क्या समझते हैं? यदि विस्थापन की दिशा बल की दिशा से भिन्न हो तो कार्य की गणना कैसे की जाती है? उदाहरण सहित समझाइए। तो पहले हम बात करें कार्य किसे कहते हैं। तो कार्य जो होता है वह बल व विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो कार्य क्या होगा? बल एवं बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन। बल जिस तरफ बल लगाया गया है उसी तरफ विस्थापन हो रहा है, तो उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो कार्य क्या हुआ? बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। जैसे कोई वस्तु है, मान लो इस वस्तु पर इस दिशा में बल लगाया तो यह वस्तु यहाँ से इधर चली गई, तो यह वस्तु जहाँ तक चली गई वो वहाँ तक उसका हो गया उस वस्तु का विस्थापन। ठीक है, वहाँ तक उसका विस्थापन हो गया। तो बल व बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर कार्य होता है। तो कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं। बल F और विस्थापन S, तो W बराबर हो गया F गुणा S। और जब कार्य बल व विस्थापन के कोण पर हो, तो बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन की दिशा से अलग हो तो विस्थापन की दिशा में बल के घटक द्वारा किया गया कार्य ज्ञात किया जाता है। या यूँ कह सकते हैं अपन कि बल की दिशा विस्थापन की दिशा से भिन्न होती है। उस स्थिति में जैसे जिधर बल लगाया उसके विपरीत या दूसरी ओर विस्थापन हो रहा है, उस दिशा में बल व विस्थापन के बीच थीटा कोण है वो बन जाता है। ठीक है, तो बल लगाया, जैसे बल लगाया इधर और विस्थापन हो गया इस तरफ, तो यहाँ बल व विस्थापन है उनकी दिशाएं भिन्न भिन्न होने पर बल व विस्थापन के मध्य थीटा कोण है वो बन जाता है। इस स्थिति में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? W बराबर F गुणा S कोस थीटा। W बराबर क्या आएगा? F गुणा S कोस थीटा। अतः जो किया गया कार्य हो जाएगा वो W बराबर एफ एस कोस थीटा। किया गया कार्य होगा W बराबर एफ एस कोस थीटा। और भी अपन उदाहरण है वो ले सकते हैं कि जब कोई बालक है खिलौना कार खींचता है, कोई बालक है जो खिलौना कार जो बनी होती है उसको खींचता है, तो खिलौना कार क्षैतिज जमीन पर ओ अक्ष जो भाग है वहाँ पर गति करती है, परंतु लगाया गया बल है गति की दिशा में कोण थीटा पर पतली रस्सी ओए के साथ साथ होता है। या और भी अपन समझ सकते हैं एक और उदाहरण कि जब एक रोलर क्षैतिज समतल पर क्षैतिज से थीटा कोण बनाती हुई दिशा में बल F लगाकर खींचा जाता है, कोई रोलर है F बल से खींचा जा रहा है, तब वह क्षैतिज तल पर S दूरी के अनुदिश विस्थापित हो जाता है। तो किया गया कार्य हो जाएगा F S कोस थीटा। नेक्स्ट प्रश्न है कोई u वेग से गतिमान कोई एक वस्तु है, कोई वस्तु है u वेग से गति हो रही है, गतिशील हो रही है, उस पर F बल लगाने पर वस्तु का वेग बढ़कर v हो जाता है। अरे मान लो कि पहले कोई वस्तु है, ठीक है, उस पर बल लगाया तो वह वस्तु है विस्थापित होना शुरू हो गई, यानी कार्य हो रहा है। तो उस वस्तु का जो वेग है वह u है। ठीक, अब यह तो प्रारंभिक बल लगाया, या यूँ भी समझ सकते हो कि पहले से यहाँ जैसे दिया है इसने u वेग से गतिमान कोई वस्तु है उस पर बल लग रहा है पहले से ही, तो वह u वेग से गतिशील है, चल रही है। अब उस पर और बल लगाया तो उसका वेग अब बढ़कर v हो गया, यानी पहले की तुलना में वेग है वो बढ़ गया है, अब तेज गति से चलना प्रारंभ कर देती है। यदि इस दौरान तय की गई दूरी s हो तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की गणना कीजिए। तो पर शॉर्ट तरीके भी समझ सकते हैं, दो तरीके हैं इस प्रश्न को हल करने के। यदि m द्रव्यमान की एक वस्तु है, एक समान u वेग से गतिशील है और इस पर एक बल F वस्तु की गति की दिशा में लगाया जाता है, तो जिसे वस्तु की दूरी है वो विस्थापित हो जाती है। मान लीजिए वस्तु पर किए गए कार्य के कारण वस्तु का वेग v हो जाता है और इस दौरान
त्वरण ए उत्पन्न होता है तो गति के तृतीय समीकरण से अपन इसको कर सकते हैं। देखना है ये किस प्रकार होगा वो समझते हैं अपन। तो जैसे इधर देखते हैं अपन, देखना तो पहले अपन बात कर रहे हैं कि न्यूटन के द्वितीय नियम से। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है? F बराबर ma, यानी जो बल होता है वह द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर होता है। ठीक है, तो ए निकाले अपन त्वरण, ए बराबर ma है तो ए बराबर क्या हो जाएगा? F बटा m। ठीक है, ए बराबर F बटा m। अब गति का जो तृतीय समीकरण है, गति का तृतीय समीकरण उससे करते हैं। गति का तृतीय समीकरण क्या कह रहा है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इससे अपन as निकाले। देखो ये as निकाले, ये as, तो ये 2 है, ये किधर चला जाएगा? इसके इस तरफ भाग में चला जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा। ये तो यूँ कर सकते हैं इसको, 1/2 कोष्टक वी स्क्वायर माइनस, देखो इसको कोष्टक में ले लिया, यू स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, बराबर as। ऐसे लिख सकते हैं 1/2 कोष्टक वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर as। ठीक है, अब चूंकि गतिज ऊर्जा में वृद्धि है वो किए गए कार्य के बराबर होती है, या यूँ कह सकते हैं अपन यहाँ पर कि गतिज ऊर्जा जिसे अपन क्या करते हैं कि कैसे प्रदर्शित करते हैं, वह किए गए कार्य के बराबर होती है। कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर F(s) होता है। कार्य W बराबर क्या होता है? F(s) होता है। और F का मान है यहाँ पर अपन रख दें तो क्या आया था अपने ऊपरी समीकरण से? F बराबर ma, तो किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा ma(s), इस प्रकार आ जाएगा ma(s). तो इससे अपन क्या करेंगे, जो as का मान है ये रख देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आगे देखना, आगे अपन करते हैं। जो as का मान है वो अपन यहाँ से रख देंगे तो क्या आ जाएगा? गतिज ऊर्जा के से प्रदर्शित कर रहे हैं बराबर m गुणा, देखो 1/2, देखो m का मान वहाँ से आ गया, 1/2 कोष्टक वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखना 1/2 कोष्टक वी स्क्वायर यू स्क्वायर, ये किसका मान था? as का। ठीक है, और अपन ने क्या किया था? F बराबर क्या था? ma। W बराबर क्या हो गया था? F का मान ma रखने पर mas, तो as का मान ये रख दिया और m ये था, तो m और as ये आ गया। अब क्या करेंगे अपन, इसी को यूं भी लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा बराबर m यहाँ पर है तो इसको अपन यूं भी कर सकते हैं, इसको m को बटा 2 कोष्टक वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, या अब इसी को अपन अंदर लेकर जाए और इसको बाहर निकाले तो अपन यूं कर सकते हैं, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2, देखो ये 1 लिख सकते हैं, या इसी से अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, ये न लिखे तो 1/2 m वी स्क्वायर, इसको m को कोष्टक वाले से गुणा किया, माइनस 1/2 m यू स्क्वायर। तो यही हो गया, किया गया कार्य या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है वो हो गया। इसके बाद अपन नेक्स्ट लेते हैं, अगला प्रश्न देखो क्या होगा। प्रश्न नंबर 3 है, उसमें क्या पूछा है? स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? एक आदर्श स्प्रिंग का नियतांक के हो तो स्प्रिंग को दूरी तक संपीड़ित करने पर स्प्रिंग द्वारा अर्जित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। तो स्थितिज ऊर्जा का मतलब किसी वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कि कोई वस्तु है, एक बार स्थिर है और जब से ही उस पर कोई बल काम करेगा तो वह अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण नियम यही कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हो न ही नष्ट कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। वस्तु को सामान्य स्थिति में किसी अन्य अवस्था तक लाने में जितना कार्य किया जाता है
उसका परिमाप ही नवीन अवस्था में उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। जैसे मान लो स्प्रिंग की अक्ष दूरी तक संपीड़ित करने के लिए हम गुटके को दीवार की तरफ v वेग देते हैं, तो इस स्थिति में गुटके की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 1/2 mv2, यानी 1/2, और अब के से अपन लेंगे तो kx² आ जाता है वहाँ पर। इस ऊर्जा में गुटका स्प्रिंग को अक्ष दूरी तक संपीड़ित कर देता है और स्प्रिंग का नियतांक यदि के हो तो इस संपीड़न में स्प्रिंग में जो स्थितिज ऊर्जा है ये उत्पन्न हो जाएगी। इस स्थितिज ऊर्जा के कारण स्प्रिंग पुनः अपनी सामान्य अवस्था या साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए गुटके को विपरीत दिशा में अक्ष वेग से गतिशील कर देती है। इस कारण गुटके की गतिज ऊर्जा है पुनः पहले जैसी हो जाती है। गतिज ऊर्जा के कारण गुटका साम्य अवस्था से आगे तक स्प्रिंग में फैलाव उत्पन्न करता है। इस दौरान भी गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरण उसी प्रकार होता है जैसा कि स्प्रिंग के संपीड़न के दौरान हुआ था। तो यहाँ पर अंत में इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या आ जाएगी? 1/2 kx², ये आ जाएगी अंत में 1/2 kx²। आगे क्या पूछा है? एक वस्तु नियत वेग से गतिमान है, v मान लो उससे गतिमान है। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है तो बताइए कि उस वस्तु को विराम अवस्था में लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। उस वस्तु को विराम अवस्था में लाने में उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर कार्य करना पड़ेगा। तो वस्तु का प्रारंभिक वेग मान लो v, ठीक है, प्रारंभिक वेग v मान लो, और अंतिम वेग है वो 0 मान लो कि वस्तु लास्ट में रुक जाती है, और वस्तु का द्रव्यमान माना कि m है, ठीक है। तो इस स्थिति में वस्तु को विराम अवस्था में लाने के लिए किया गया जो कार्य होगा वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का फॉर्मूला अपन ने किया था W बराबर 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। u का मान कितना है? 0, ठीक है। 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0। 0 से अब किसी संख्या को गुणा करोगे तो संख्या क्या प्राप्त होगी? 0। तो 1/2 mv² में 0 घटाएं तो 1/2 mv² ही प्राप्त हो जाता है। तो यही आ जाएगा अंत में 1/2 mv²। नेक्स्ट है, आगे क्या पूछा है अपन से देखना। 5 नंबर, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि किसी निकाय की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, नियत रहती है। यदि निकाय की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा में कमी आ जाएगी, या स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा में कमी आ जाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा है, इनके बराबर यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो गतिज ऊर्जा बढ़ने पर स्थितिज ऊर्जा घटेगी, और स्थितिज ऊर्जा बढ़ने पर गतिज ऊर्जा है वह घट जाएगी। आगे क्या पूछा है अपन से कि एक वस्तु मुक्त रूप से ऊंचाई से गिरती है। कोई वस्तु है मान लो ऊपर से मुक्त रूप से गिर रही है, ठीक है, क्योंकि उस पर एक बल काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, उसके कारण वो गिर रही है। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा निरंतर कम होती जा रही है। इस प्रक्रिया में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण किस प्रकार होता है? देखो, वस्तु जब ऊपर थी तो जब गति करना उसने प्रारंभ नहीं किया तो उसकी स्थितिज ऊर्जा है वह अधिकतम थी, ठीक है। और जैसे ही वस्तु मुक्त रूप से गिरेगी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अब उसकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी, क्योंकि वस्तु गति करना प्रारंभ कर देती है। तो इस स्थिति में उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और स्थितिज ऊर्जा है वह घटने लग जाती है, जो जो वस्तु ऊपर से नीचे आने लग जाती है तब। और अंत में जैसे ही वस्तु रुक गई तो पुनः उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई और गतिज ऊर्जा घट गई, क्योंकि अब वस्तु रुक गई है। इस प्रकार दोनों जो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम यही कहता है कि दोनों ऊर्जाएं हैं उनका योग ही यांत्रिक ऊर्जा होती है। यही दिया है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार निकाय की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है यदि निकाय की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। देखो, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगी, और गतिज ऊर्जा घटेगी तो स्थितिज ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी। आगे क्या पूछा है अपन से? ऊर्जा क्षय किस प्रकार होता है? ऊर्जा का क्षय है वो किस प्रकार होगा? जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है तो ऊर्जा का कुछ भाग
ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश आदि के रूप में क्षय हो जाता है। ऊर्जा के क्षय होने से हमारा तात्पर्य है रूपांतरण या संचरण प्रक्रिया में ऊर्जा का कुछ भाग ऐसे रूप में बदल जाता है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं रहती। हालांकि कुल ऊर्जा संरक्षित है, यानी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल दी जाती है। अब इसको समझो क्या पूछा है। यूँ कहा गया है कि ऊर्जा एक रूप से 100% दूसरे रूप में नहीं बदली जा सकती। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में 100% नहीं बदली जाएगी। जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जाती है तो ऊर्जा है उसका कुछ भाग है अन्य रूप में उसका क्षरण हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि एक 100% दक्ष निकाय नहीं बनाया जा सकता, कि कोई ऐसा निकाय, ऐसी युक्ति नहीं बनाई जा सकती जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में 100% बदल दे। जैसे अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो बल्ब का उदाहरण लेते हैं। बल्ब जब जल रहा होता है तो बल्ब क्या करता है, विद्युत से जलता है और प्रकाश उत्पन्न करता है। यानी यूँ कहें कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। पर आपने देखा होगा बल्ब के आसपास कुछ ताप भी रहता है जब वो जल रहा होता है। इसका मतलब जो विद्युत ऊर्जा है वह 100% है, प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित नहीं हुई। विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा के अलावा तापीय ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा में भी कुछ न कुछ रूपांतरित हुई है। यह ऊर्जा का एक प्रकार का ह्रास है, क्योंकि हमें तो बल्ब से प्रकाश चाहिए था, न कि ऊष्मा, पर क्षरण हो जाता है ऊर्जा का कुछ अन्य रूपों में। ऐसे ही जब पंखा चल रहा होता है तो पंखा कई बार आवाज़ उत्पन्न करता है। तो इससे अपन क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि पंखा 100% विद्युत ऊर्जा को 100% यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं कर रहा, क्योंकि पंखा आवाज़ उत्पन्न कर रहा है तो कुछ ऊर्जा का क्षरण हो रहा है ध्वनि ऊर्जा के रूप में। इस प्रकार कहा गया है कि एक 100%, देखो इधर दिया है, अब 100% दक्ष निकाय नहीं बना सकते कि 100% ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में नहीं बदलती है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत ऊर्जा के उत्पादन से लेकर घरों तक उपभोग होने तक ऊर्जा क्षय किस प्रकार होती है। देखिए ऐसा ही प्रश्न है वो आ गया। जैसे ऊष्मा ऊर्जा का लिया है कि ऊर्जा क्षय का अधिकांश भाग ऊष्मा ऊर्जा के रूप में अनुपयोगी हो जाता है। एक तापदीप्त बल्ब में ऊष्मा ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का अधिकांश भाग नष्ट हो जाता है। जैसे बल्ब है, बल्ब वही उदाहरण हो गया कि बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो यह बल्ब ऊष्मा भी उत्पन्न करता है, तो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का कुछ भाग नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार कहा है कि ध्वनि विभिन्न प्रकार की दहन प्रक्रियाओं में ऊर्जा कुछ भाग प्रकाश ऊर्जा के रूप में अनुपयोगी होकर क्षय हो जाता है। कि जो कोई ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र हैं उनमें कुछ प्रकाश उत्पन्न हो जाता है जिससे वो ऊर्जा है प्रकाश के रूप में क्षय हो जाती है। ऐसे ही ध्वनि ऊर्जा का लिया कि टक्कर, घर्षण व अन्य प्रक्रियाओं में ऊर्जा का कुछ भाग ध्वनि ऊर्जा के रूप में भी क्षय हो जाता है। घर्षण आदि के कारण वस्तुओं में होने वाले कंपन दाब तरंग में बदल जाते हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। जैसे पंखा वगैरह है उनका उदाहरण लिया था कि पंखा चल रहा होता है तो विद्युत ऊर्जा है वह 100% यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित न होकर कुछ ध्वनि ऊर्जा के रूप में भी परिवर्तित हो जाती है। ऐसे ही वाहनों में आंतरिक दहन में जब डीजल या पेट्रोल का उपयोग होता है, वाहनों में हम डीजल या पेट्रोल डालते हैं तो इनकी रासायनिक ऊर्जा पहले ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है, पहले ऊष्मा ऊर्जा में बदलेगी और जो ऊष्मा ऊर्जा क्या करेगी, पिस्टन पर दबाव डालती है और पिस्टन पर दबाव पड़ने से पिस्टन है वो घूमने लग जाता है। इससे फिर यांत्रिक ऊर्जा वाहन के पहियों को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। इस प्रक्रिया में इंजन है उसकी ध्वनि, अब देखो यहाँ क्षरण हो रहा है ऊर्जा का, तो दहन के दौरान उत्पन्न प्रकाश, वहाँ प्रकाश भी उत्पन्न हो रहा है, जबकि अपन को तो क्या चाहिए, पिस्टन पर दबाव चाहिए जिससे पिस्टन घूम सके, तो ये अन्य रूप में ऊर्जा का क्षरण हो गया। साथ ही पहिए हैं सड़क में के बीच जब चल रहे होते हैं तो घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है पहियों में जिससे भी ऊर्जा का क्षरण होता है। इस प्रकार कह सकते हैं प्रयुक्त होने वाले ईंधन की कुल ऊर्जा क्षमता करीब 1/4 दक्षता ही वर्तमान में हम वाहनों से प्राप्त कर सकते हैं, बाकी ऊर्जा है 3/4 है उनका क्षरण हो जाता है। आगे पूछा है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। तो देखना, कार्य का मैंने बताया था कि W बराबर क्या था, F गुणा S, यानी बल गुणा विस्थापन।
तो बल व विस्थापन के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं, इसको W से प्रदर्शित करते हैं। और कार्य, शक्ति और समय, इनमें किस प्रकार संबंध होगा? तो कार्य होता है शक्ति गुणा समय। W बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? शक्ति यानी P गुणा समय T। W बराबर होता है PT। और ऊर्जा है वह किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कह देते हैं अपन। और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य का जो मात्रक है वही ऊर्जा का हो गया। और ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसकी दिशा नहीं होती। फिर शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। जैसे कोई माना कोई साधन है, T समय में कार्य W कर रहा है, तो उस स्थिति में इसकी शक्ति क्या हो जाएगी? P बराबर W बटा T। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक क्या हो गया? P बराबर W बटा T। W कार्य का जूल और समय का सेकंड, तो जूल बटा सेकंड, या इसी को वाट कह देते हैं। शक्ति यह भी एक अदिश राशि है। जिस वस्तु की शक्ति जितनी ज़्यादा है उसकी ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि कार्य करने की दर है कि कम समय में जो अधिक कार्य करेगा उसकी शक्ति है वो अधिक होगी। आगे क्या है? विद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? कोयला संयंत्र से विद्युत ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो विद्युत ऊर्जा का मतलब जो आवेशित कण है उनमें निहित ऊर्जा है, उसी को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और ये जो कण है इन पर आवेश पाया जाता है। जब ये कण है इनके कारण आवेश है इसमें, और आवेशित कणों के कारण ही चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और यह विद्युत क्षेत्र पास के विद्युत आवेशित कणों पर बल निरूपित करता है, जिससे वे कण गति करने लग जाते हैं और इसी से ऊर्जा का संचरण होता है। फिर पूछा है कोयला संयंत्र से विद्युत ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त की जाती है? तो देखो जो कोयला संयंत्र है इसमें रासायनिक ऊर्जा का दहन करके ऊष्मा को प्राप्त करते हैं। तो क्या करेंगे कि कोयला है उसको जलाएंगे, ठीक है। और ऊपर जो बर्तन होता है उस पर रहता है जल। अब जल को जब इसके क्वथनांक तक गर्म करते हैं, यानी 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, तो 100 डिग्री के बाद है जल का क्वथनांक 100 डिग्री है तो यह जलवाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, यानी भाप बन जाएगी। अब ये जो भाप है जब यह टरबाइन पर गिरती है, तो टरबाइन जो पंखे की आकृति का होता है उस पर भाप दबाव डालेगी, जिससे टरबाइन है वो घूमने लग जाएगा। और टरबाइन है इसका संपर्क जनरेटर से होता है, तो टरबाइन घूमने से जनरेटर घूमता है। और जनरेटर में जब 1 सेकंड में 50 घूर्णन हो जाए तो फिर विद्युत का उत्पादन शुरू हो जाता है। क्योंकि भारत में विद्युत धारा की आवृत्ति ही, पर इसकी कितनी बताई थी अपन ने? ये जो आवृत्ति है 50 हर्ट्ज है। नेक्स्ट है जल विद्युत संयंत्र द्वारा विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? कि पानी से लाइट कैसे बनती है? जल विद्युत संयंत्र है उनमें क्या सिस्टम है? सबसे पहले जल है वो बांधों में एकत्रित कर लिया जाता है। अब पानी है इसमें एक जगह पड़ा है, अभी ऊंचाई वाले स्थानों पर जो बांध बड़े हुए हैं वहां पर जल एकत्रित कर लिया। तो जल एक जगह एकत्रित है तो कौन सी ऊर्जा है इसमें? स्थितिज ऊर्जा है। अब क्या करेंगे? इस पानी को ऊंचाई से पाइपों की सहायता से बहुत नीचे, काफ़ी गहराई तक, काफ़ी नीचे स्थान तक लाया जाता है। अब ये पानी है नीचे आएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये नीचे की ओर गति करेगा। तो पानी गति कर रहा होता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा आ जाएगी? अब गतिज ऊर्जा आ जाएगी, यानी स्थितिज ऊर्जा जो थी वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। अभी इस पानी को यहाँ पर नीचे लगा होगा कौन? टरबाइन, ठीक है। नीचे कौन होगा? टरबाइन। टरबाइन पर जैसे ही जल गिरेगा तो टरबाइन घूमने लगेगा, और टरबाइन का संपर्क रहता है इधर जनरेटर से। तो फिर अब जनरेटर है उससे विद्युत का उत्पादन है वो प्रारंभ हो जाता है। आगे क्या पूछा है? विद्युत ऊर्जा क्षय को हम किस प्रकार कम कर सकते हैं, ये पूछा है। विद्युत का जो ऊर्जा क्षय है वो किस प्रकार कम हो सकता है? तो यानी हम बिजली कैसे बचा सकते हैं वो ये बात पूछी है। घरों में उपयोग में आने वाली विद्युत युक्तियाँ जैसे वॉशिंग मशीन है, टीवी है, माइक्रोवेव है आदि को जब हम उपयोग में नहीं ले रहे होते हैं तो उनको आपातोपयोगी अवस्था में रखने से कुछ ऊर्जा का क्षय होता है। यानी उनको ऐसे ही चालू रख देते हैं तो ऊर्जा का क्षरण हो जाता है।
तो जब इन्हें हम उपयोग में नहीं ले, किनको, वॉशिंग मशीन, टीवी, जो फ्रिज वगैरह जो अन्य और भी है, अगर उनको हम उपयोग में नहीं ले तो इनके स्विच को हमें बंद कर देना है, यानी उनको स्विच ऑफ कर देना है, जिससे क्या है, विद्युत की खपत कुछ कम हो सके। आजकल वॉशिंग मशीन, वातानुकूलन यंत्र, पंखा, रेफ्रिजरेटर और वाहन आदि कई विद्युत साधित्र में स्टार रेटिंग दी जाती है। जो देखना आप, जो टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, उन पर स्टार रेटिंग होती है, स्टार है वो लिखे होते हैं। तो ज़्यादा स्टार जो लिखे होते हैं वो ऊर्जा के ज़्यादा दक्ष पाए गए हैं। तो यानी ज़्यादा स्टार रेटिंग वाले उपकरणों को ही खरीदना है। इससे क्या है, ऊर्जा की बचत होती है और ये लगभग 30% तक ऊर्जा वो बिजली की खपत है वो कम कर देते हैं। और हमें अपनी आवश्यकता अनुसार उतनी ही क्षमता का उपकरण है वो खरीदना है। ये भी ध्यान रखना है कि बिना आवश्यकता के कोई विद्युत उपकरण नहीं खरीदना है, क्योंकि इससे विद्युत का व्यय है वो अधिक होता है। आगे पूछा है, मकानों में वातानुकूलन को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए क्या किया जाता है? कि वातावरण के अनुकूल बने रहे तो मकानों में क्या करेंगे? देखो, एक तो मकानों में वातानुकूलन को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए अपने घरों की जो दीवार है व छत है उनको ऊष्मारोधी बनाना है, यानी ऊष्मा का अवरोध उत्पन्न हो सके। छत व दीवार है उनमें ऊष्मा का आदान प्रदान न हो सके। तो वर्तमान में नई तकनीक की खोखली ईंटें भी बनाई जा रही है, जो वर्तमान में आ रही है, और ये इमारत का कुल वजन भी कम कर देती है खोखली होने के कारण, और एक कुचालक माध्यम की तरह काम करेगी, जिससे मकान वातानुकूलन खर्च हो कम हो सकता है। आगे पूछा है, विद्युत शक्ति क्या है? पी, विद्युत शक्ति, पी पावर, W/T बताया था आपको, कार्य करने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। विद्युत शक्ति क्या है? हमारे घरों में काम आने वाली विद्युत शक्ति के उपभोग की गणना कैसे कर सकते हैं? तो विद्युत शक्ति है, यहाँ पर है विद्युत शक्ति, देखो, V यानी विभवांतर और Q यानी आवेश और विद्युत शक्ति, इनमें संबंध को देखकर यहाँ विद्युत शक्ति को समझाया है कि यदि Q कुलाब का एक आवेश T सेकंड समय में V वोल्ट विद्युत विभव उत्पन्न करता है, तो विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति के उपभोग की गणना हम कैसे करेंगे देखना। तो हम जानते हैं कि एक यूनिट, देखो, जो विद्युत जो मीटर आता है उसमें एक यूनिट विद्युत कब खर्च होती है? जब 1 किलोवाट घंटा है वो वे जिसका 1 किलोवाट घंटा व्यय होने पर 1 यूनिट विद्युत है वो खर्च हो जाती है। 1 किलोवाट घंटा का मतलब, जैसे मान लो 1000 वाट का बल्ब, या 100 वाट के 10 बल्ब मान लो चाहिए, या 1000 वाट का बल्ब 1 घंटे तक जलाया जाता है, तो कुल विद्युत का उपभोग 1 यूनिट होगा। तो 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर है। 1 किलोवाट घंटा का मतलब 1000 वाट का बल्ब 1 घंटे तक जलाया जाता है। एक अर्थात दिया है 1 किलोवाट, यानी 1000 वाट का बल्ब यदि 1 घंटे तक उपभोग में लिया जाए तो 1 यूनिट विद्युत उपभोग होगा। यदि 100 वाट के बल्ब कितने हो गए? 10, 100 के, तो 1000 हो गया कुल। तो 1 घंटे तक जलाए तो कुल विद्युत का उपभोग 1 यूनिट होगा। आगे क्या पूछा है प्रश्न देखना। जब हम स्विच को चालू करके बल्ब को प्रदीप्त करते हैं तो उसमें होने वाले ऊर्जा रूपांतरण बताइए। स्विच को चालू कर दिया, बटन चालू कर दिया तो बल्ब जल रहा है, तो ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होगा? जब हम बल्ब चालू कर रहे हैं तो बल्ब में विद्युत धारा का प्रवाह होगा और उससे बल्ब है वो प्रकाश उत्पन्न करेगा, यानी विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित होगी। इसके अलावा बल्ब के फिलामेंट में विद्युत आवेश की गति कम होती है, जिससे फिलामेंट में ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी बल्ब कुछ ऊष्मा का उत्सर्जन भी करता है, जिससे कुछ ऊर्जा का व्यय उधर ऊष्मा के रूप में भी हो जाता है। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।